नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश से ताजा खबर ये आ रही है कि अमित शाह ने पूरी बागडोर संभाल ली है, चुनाव की पूरी कमान संभाल ली है। टिकट वितरण का काम वो देख रहे हैं, नाराज कार्यकर्ताओं को, नाराज नेताओं को मनाने का काम वो कर रहे हैं, मतभेद मनभेद दूर करने का काम कर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी जिनके साथ बीजेपी ने समझौता किया है, उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर बातचीत कर रहे हैं। उनको कितनी सीटें देनी है, कुछ सीटों पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमित शाह के कहने पर ही अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद सहमत हुए हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों को उनके टिकट पर लड़ाया जाए। इस तरह की बात भी कही जा रही है। तो कुल मिलाकर अमित शाह दौरे पर भी निकल रहे हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान नाराज वोटरों को, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हुए या कुछ जगह ब्राह्मण हुए, उनको समझाने की और उनके दिल को टटोलने की कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने ओबीसी के और कुछ ब्राह्मण और कुछ दलित नेता या विधायक या मंत्री जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह जो कमजोर हुआ है या कम हुआ है, उसमें नए सिरे से जान फूंकने का काम कर रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट का काम भी वो कर रहे हैं। तो अमित शाह ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। अब इसमें बड़ा सवाल उठता है कि अमित शाह कमान संभाल ली है तो फिर क्या योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी आला कमान को पूरा भरोसा नहीं है? यह एक रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व की बात, कमंडल की बात करने दी जाए और पूर्वांचल तक सीमित कर दिया जाए। पूर्वांचल उनको सौंप दिया गया है, गोरखपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं कि आसपास की 10, 12, 15, 20 सीटों पर वो ध्यान पूरा लगा कर रखें। क्या अमित शाह को ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों की नाराजगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी और लोगों की भी जो 5 साल की सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ संभाल नहीं पा रहे या उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, या योगी आदित्यनाथ का चेहरा जितने ज्यादा लोग अलग अलग रैलियों में देखेंगे, चाहे वर्चुअल रैलियां ही हो रही हो, तो उनकी नाराजगी बढ़ेगी। इसलिए उनको थोड़ा साइड में रखा जाए और नेताओं को मनाने का, समझाने का, कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने का काम अमित शाह करें। देखिए, अमित शाह ने तिगड़ी मारी थी उत्तर प्रदेश में। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की, उसका पूरा श्रेय अमित शाह को जाता है। खासतौर से 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश और मायावती एक हो गए थे, तो अमित शाह ने ही कुछ तिगड़म लगाई थी कि कांग्रेस इस खेमे में नहीं जा पाई थी। एक दूसरा, उन्होंने 50% वोट का नारा दे दिया था, एक बड़ा चुनौती फेंक दी थी कि भाई 50% वोट आएंगे तो विपक्ष चाहे पूरा एक हो जाए, वो 49% से ज्यादा हासिल नहीं कर सकता और 50% हमेशा से 49% से आगे होता है। और इनका ये जो नारा है, ये कामयाब भी हुआ था। तो क्या उत्तर प्रदेश में अमित शाह चौका मारने की तैयारी कर रहे हैं? एक बड़ा सवाल उठता है। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करें और ओबीसी वोट बैंक पर ज्यादा ध्यान दे? वो खुद भी ओबीसी से हैं, पूर्वांचल तक सीमित कर दिया जाए योगी आदित्यनाथ को, और फिर पूरा बूथ मैनेजमेंट से लेकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने से लेकर, संघ के कार्यकर्ताओं से को सक्रिय करने से लेकर और आम जनता को अपने पक्ष में करने का काम अमित शाह करें। प्रबुद्ध नागरिकों से मिलें, रेबल फैक्टर का अध्ययन करें और उसके हिसाब से चीजें तय करें। एक चीज ये कही जा रही है कि जब धर्म सिंह सैनी, जो सैनी समाज के एक बड़े नेता है, वो बीजेपी छोड़कर जब वो समाजवादी पार्टी में गए, तो अमित शाह ने ही तुरंत बेहात लोकसभा विधानसभा सीट से जो कांग्रेस के विधायक है नरेश सैनी, उनको तोड़ा और अगले 2 दिनों में पार्टी ने उनको टिकट भी बिहार से दे दिया। तो इतना स्विफ्ट रिएक्शन। इससे पहले आप जानते हैं कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी छोड़कर गए थे, उन्होंने इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था, तो अमित शाह ने ही दिल्ली में वो बैठक कर रहे थे, कृपा शंकर मौर्य से कहा कि आप तुरंत सक्रिय होइए और जो ट्वीट इस तरह के गलत नहीं जाने चाहिए और उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। और दारा सिंह चौहान वाले मामले में भी अपनी तरफ से ये संकेत नहीं जाना चाहिए कि चूंकि ये नेता चले गए इसलिए पूरा जो मौर्य वोट बैंक है वो नाराज हो जाए, ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए और नेता के खिलाफ भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।
तो ये अमित शाह ने एक समझदारी दिखाई और पार्टी ने अपना रुख बदला था। गौरव भाटिया ने अपना ट्वीट जो अंधकार और प्रकाश टाइप कंपेयर किया था, स्वामी प्रसाद मौर्य को अंधकार का युग बताया था और कृपा शंकर को केशव प्रसाद मौर्य को, माफ कीजिएगा गलत बोल रहा हूं मैं, तो उनको उन्होंने प्रकाश का किससे उनकी तुलना की थी। तो ये अमित शाह के कहने पर ही ये सब हुआ था, ये भी कहा जा रहा है। तो अब बड़ी चुनौती है कि अमित शाह ने अपने सर पर सारी जिम्मेदारी ले ली है। इसका नतीजा क्या निकलता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। और फिर अखिलेश यादव इसका क्या तोड़ निकालते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। दरअसल यूपी में चेहरा दर चेहरा लड़ाई हो रही है। एक चेहरा योगी आदित्यनाथ का है, एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का है, एक चेहरा अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव इन दो चेहरों से लड़ रहे हैं और अपने चेहरे के आधार पर, या उन्होंने कुछ और चेहरे अपने साथ ले लिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का चेहरा, दारा सिंह चौहान का, धर्म सिंह सैनी का चेहरा। तो इन चेहरों के आधार पर वोट बैंक को थोड़ा विस्तार करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी। तो अमित शाह भी बीजेपी खेमे में एक बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। उनको लगता है कि फ्रंट पर दो चेहरे रहे, एक मोदी का एक योगी का, लेकिन पीछे से, पर्दे के पीछे से वो कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना, बूथ मैनेजमेंट करना, जनता बूथ तक आए इसकी व्यवस्था करना। लोग वोट ही नहीं डालेंगे तो वो वोट बीजेपी के हिस्से में एक भी वोट नहीं आएगा। लोग वोट डालने आएंगे तो कुछ प्रतिशत तो आएगा, कुछ प्रतिशत बिखर जाएगा, और बिखर गया और कुछ आ गया तो फायदा अंततः बीजेपी को ही होगा। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है बूथ मैनेजमेंट की। एक बूथ 10 बूथ की बात, या पन्ना प्रमुख या अर्ध पन्ना प्रमुख की बात जो अमित शाह करते रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग 2017 में, फिर उससे पहले 2014 में की थी, उससे पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी। उसमें और विस्तार की जरूरत अमित शाह ने और प्रधानमंत्री मोदी ने महसूस की। और तभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें संभाग वाइज दलित और ओबीसी नेताओं को मंत्री पद दिया गया। ये इस बात को भी प्रसारित किया गया कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में रिकॉर्ड 27 ओबीसी मंत्री हैं। लेकिन ग्राउंड स्तर पर चुनाव, कैंडिडेट किस तरह का चुना जाता है, अपोजिशन के कैंडिडेट के खिलाफ आप किस तरह का कैंडिडेट उतारते हैं, जातिगत समीकरणों का किस तरह से ध्यान रखते हैं, आपसे जो नाराज लोग हैं उनको मनाने का आप क्या यत्न करते हैं, बगावत पर लोग वो नहीं उतरे जिनका आपने टिकट काट दिया या जिनकी सीट बदल दी, उसके लिए आप क्या प्रयत्न करते हैं। ये सब बहुत कुछ डिपेंड करता है चुनाव की हार जीत में, जबकि क्लोज चुनाव हो, और इसके अमित शाह उस्ताद माने जाते हैं। तो फिर एक बार सवाल, क्या अमित शाह चौका मारेंगे जीत का? और अगर वो चौका मारने में कामयाब होते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, योगी होंगे या कोई और होगा? ये भी डिसाइडिंग फैक्टर अमित शाह की झोली में जाएगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया।